22 फरवरी के दिन हिंदी की परीक्षा होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया कि आप इस क्वेश्चन को जरूर आप याद कर ले, पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बनाए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको ऐप मिल जाएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, उसका आपको नाम बताना है। आइए देखते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप अपने परीक्षा में लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और पूरा का पूरा आप आंसर आपका नंबर मिलेगा और आप एकदम धमाल मचा दीजिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम है बोध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये उनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी, उनका क्या नाम था? और ये देखिए क्वेश्चन है आपके बीच से भी उठाया जा रहा है आपके चैप्टर से, यानी कि आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पहला का नाम था सीमा, रजनी, आला, शेफाली और क्या था? आरती था। ये उनकी 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियों का ये नाम था। बस आपको इतना लिख देनी है, आपका पूरा का पूरा नंबर वहां पे दे दिया जाएगा, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला देखिए, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और जल्दी से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए जाकर के प्ले स्टोर से, DLS एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्स मुलर के बारे में तो आपने जाना, मैक्स मुलर का जब आपने चैप्टर पढ़ा तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है हमारे देश भारत को बहुत ही अच्छा बताया है, और भारत के बारे में उन्होंने सारी चीजें कह डाली है ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में मानवीय और संवेदनाओं और संस्कारों को जागृत करने की अद्भुत उसमें क्षमता है। यह भाषा चिंतन की गंभीर धारा में आह्वान करने का अवसर प्रदान करती है। यह सारी आर्य भाषाओं की अग्रजा है, यानी कि आगे है, सबसे बड़ी है। प्राचीनता इसकी प्रथम विशेषता है। प्राचीनता इसकी क्या है? प्रथम विशेषता है। यानी मैक्स मुलर ने ये सारी बातें संस्कृत के बारे में कहा और इसके महत्व को बताया इस प्रकार से। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में, जिसका उत्तर आप लोग देखिएगा ध्यान से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं? नागरी लिपि शीर्षक पाठ के अनुसार इसका उत्तर देना है, जो कि बड़ा ही मजेदार ये आपका क्वेश्चन है। गुणाकर मूल्य का आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो बड़ा ही मजा आया होगा नागरी लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए उन्होंने क्या क्या कहा गया था उस चैप्टर में। देखिए वह बतलाया गया कि नागरी को देवनागरी कहे जाने वाले के संबंध में लेखक कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि गुजरात नगर के ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। देव जो नगरी हमारी काशी है और वहां पे प्रयुक्त किए जाने वाले के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया। लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं उनका व्यक्तिगत जो नाम है वह देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। और यह इसलिए देवनगर की लिपि होने के कारण उत्तर भारत की इस प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम दे दिया गया। यह जो है पूरी तरीके से गलत है। इन्होंने, लेखक ने यह सारी बात कही। आइए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कि संत कवि नानक कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही युक्ति यानी कि आशा, आकांक्षा, मोह, ममता तथा काम, क्रोध से मुक्त हो पाता है। युक्ति से मुक्त होने के पश्चात यानी कि बाद ही उसके घट यानी कि शरीर में ब्रह्मा का क्या हो जाता है?
निवास हो जाता है। तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो संत कवि गुरु कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वही युक्ति यानी कि वही जो है आशा, आकांक्षा, मोह, ममता, काम, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। और युक्ति से मुक्त होने के पश्चात यानी बाद में क्या होती है? उनका ब्रह्मा, उसके अंदर क्या हो जाता है? ब्रह्मा का निवास हो जाता है। अगला देखिए, अगला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? सभी बच्चों को पता होगा कि कवि ने माली मालिन राधा को कहा है, क्यों कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधे को कहा है क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका में ये दोनों ही क्या है? ये माली है और मालिन है। कि माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन की अमूल्य निधि को क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने राधा के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, तन मन सर्वस्व अर्पण करने वाला वाटिका को ही हम लोग अमर प्रेमिका मानता है। कृष्ण अपनी वाटिका यानी कि राधा के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिए, यानी कि सारा का सारा कुछ राधा के लिए उन्होंने दे चुके थे। और इसलिए जो है कवि ने कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है क्योंकि ये जिस प्रकार से माली जो होती है, फूलों की जो भी बगीचा होता है, जो वाटिका होती है, उसके लिए अपने पूरा सब चीज निछावर कर देती है वहां पे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा जो है आपस में क्या है? इतने गहरे उनका संबंध है, प्यार है कि पूरा का पूरा अपना जीवन ही उन पे समर्पित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें जैसे ही क्वेश्चन में आएगा आपको तो ये लिख देना आपको। अगला है कि क्रमी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? आइए ध्यान से समझिएगा कि कवि जो है वो प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। तो कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल होता है क्योंकि इसमें छल कपट के लिए कोई जगह नहीं होती, इसमें चतुराई का मनो निशान नहीं होता, यह दुनियादारी और संसारिकता से मुक्त होता है। निश्चल और निष्पट हृदय वाले ही प्रेम कर सकते हैं, शंकालु और कपटी लोग प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। जिसके अंदर अगर शंका हो जाएगी तो क्या प्रेम करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो प्रेम इसलिए कहा गया है, जो कवि है जो प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहा है कि जो प्रेम है वह वही लोग कर सकते हैं जो निश्चल हो, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार की मतलब कि दूसरे के प्रति जलन नहीं हो, मतलब द्वेष नहीं हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो वही प्रेम को क्या कर सकते हैं? वही प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कवि जो है प्रेम घन क्या कहते हैं? अति सुधो कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे और आप एकदम गजब तरीके से लाजवाब तरीके से तैयारी कीजिए और एकदम जाकर के परीक्षा में आप धमाल मचाइए। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपको आगे से वीडियो मिले करे। अगला है कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन समाज के लिए किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? कवि बद्रीनारायण जो चौधरी है यानी कि प्रेम घन, वह समाज की किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं? तो ध्यान समझिएगा कि कवि समाज के प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले लोग स्वार्थ की पूर्ति में अपनी सभ्यता संस्कृति आदि को भी गिरवी रखने में हिचकते नहीं है, यानी कि हिचकिच नहीं करते हैं। व्यवस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं, उनकी धोती ढीली हो गई है, आज विदेशी वस्तुओं का बोल पाला हो गया है। यह वर्ग विदेशी खाना पाना पहनाव आदि को बढ़ावा देता है। जो प्रेम घन है वह समाज की किस वर्ग की आलोचना करते हैं? तो प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अगर अपने फायदे के लिए अगर बात करें, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये सब कुछ वहां पे गिरवी रख देते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिचकिच नहीं करते हैं। और यही कारण क्या हुआ है, और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि आज पूरी विदेशी जो है बोलबाला हो या पहनाव हो या खाना पीना हो, सब चीज विदेशी ही हो चुकी है। ओके चलिए, तो ये आएगा तो आपको फटाफट से ये सारी चीजें लिख देनी है। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएंगे या हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजें। अगला है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों को पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, नगर कहानी शीर्षक स्थान पे आधार पर इसका उत्तर क्या होगा? तो वरीय चिकित्सक का पद एक गरिमामयी पद होता है। उन्हें अपने कर्तव्य का
निर्वहन करना पड़ता है। यदि वे मरीजों से अनदेखी करने लगे तो अधीनस्थ डॉक्टर भी उनका अनदेखी करने लगेंगे, उनकी असभ्य धीमी होती चली जाएगी। बड़े डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में बाहर के देश से पढ़ करके आए थे। इस बीमारी को देखकर के उस पढ़ाई का लाभ उठाना चाहते थे। वे आश्वस्त होना चाहते थे कि उनकी पढ़ाई सफल हुई है या फिर नहीं। यही कारण था कि वे अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को भर्ती करने के लिए कहा था। जो बड़े डॉक्टर थे वह जल्दी यानी कि फिलहाल ही पढ़ करके आए थे उस रोग के बारे में जिस रोग का वे इलाज करना चाहते थे, इसलिए वे अधीनस्थ डॉक्टरों को बोला कि नहीं, इसका इलाज हम करेंगे। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम बड़े डॉक्टर हो गए और हम ही अगर अनदेखा करने लगे किसी मरीज को, तो जो हमसे नीचे वाले हैं वो भी अनदेखा करने लगेंगे और इस तरीके से कोई भी जो है इलाज नहीं हो पाएगा और सारा का सारा सब चीज खत्म होते चला जाएगा। तो इसलिए वे चाहते थे कि इसका इलाज हम खुद करें और वह फिलहाल पढ़ के भी आए थे और उसे जांचने भी चाहते थे और अपना नाम कमाना भी चाहते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसे लिख दीजिए। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का अलग अलग इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, एक बार ये भी देख लीजिए। बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में उफान रूप ले लेती है। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों का जल स्तर कम वर्षा होने पर भी जल्द ही बढ़ जाती है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकल करके मैदानी भाग में कहकर ढार देती है। नेपाल से सटे होने एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता रहता है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित होता रहता है। जान माल की अपार क्षति होती है, सबसे ज्यादा क्षति होती है। और पिछले वर्ष कोसी का तांडव अपना एक अलग ही इतिहास लिख दिया है। कितने गांव बह गए, जो बाढ़ समाप्त हुआ कि तुरंत महामारी फैल गई। एक तरफ क्या हुआ कि बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो दूसरी तरफ अनावृष्टि के कारण कई जिले सूखे की चपेट में आ गए थे। बाढ़ और सूखा की आंख मिचौनी बिहार वासियों के लिए जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बिहारी इन दोनों से अभिशस्त हैं कि किंतु राजनेता इनके दुख दर्द को बांटने की बजाय राजनीतिक खेल शुरू कर देते हैं। केंद्र की उदासीनता और राज्य की शिथिलता के कारण बिहार वासियों इन त्रासदियों का दंश झेलने के लिए क्या हो जाती है, बेबस हो जाती है। जो हमारा बिहार है, बिहार में जो है हिमालय से सटी हुई है, नेपाल से सटी हुई है, तो यहाँ पे कम भी बारिश वगैरह होता है तो इसकी जो नदियां हैं वो उछाल मचा देती है। और जो यहाँ के राजनेता हैं ये भी क्या करते हैं, अपने पद के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। जो भी करते भी हैं तो अपने फायदे के चक्कर में करते हैं कि अगर मेरा फायदा होता है तभी हम कुछ ना कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, जिसके कारण ये और भी ज्यादा बाढ़ हो या सूखा हो चपेट में या हमेशा ही आते रहता है। तो इतना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब देना होगा। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन हमने बताया, जो कि काफी लाजवाब था। तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए हमें नीचे कि कौन सा सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए।